गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर था, वहाँ पर हम लोगों के पास कुछ डाउट्स थे, तो डाउट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट डाउट क्या था हमारे पास कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर C5 कार्बन C1 कार्बन के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पॉइंट था हमारे पास कि C1 और C5 के लिए ही रिएक्शन क्यों होता है। देखो ये मेरे पास C1 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पर क्या गया सेकंड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, थर्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद थर्ड कार्बन होता है, टोटल 4 कार्बन है। देन फिफ्थ कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर जो C5 कार्बन है वो कार्बोनिल ग्रुप के नियरेस्ट पोजीशन पे होता है, और नियरेस्ट पोजीशन पे है इसलिए क्या होगा यहाँ पर इसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अंदर जब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो C1 कार्बन C5 कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और साइक्लिक हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। दूसरा कंफ्यूजन था कि भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में ही नहीं है, तो भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में क्यों नहीं है? बहुत सिंपल था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसका अगर नेगेटिव कार्बन में आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, C2 C3 C4 और ये C5 कार्बन। C5 कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो किस पे ऐड होगा? ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन है वो किसका ऐड होगा? कार्बन के साथ। तो क्या बन गया हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हमने, 2 3 4 और ये 5 कार्बन है, इसमें ये 6 कार्बन CH2OH और ऑक्सीजन जो था वो दोनों के साथ अटैच है। ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज जो होता है उसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, फ्रैक्टोज के अंदर भी साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसमें 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल सी स्ट्रक्चर है, कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक दोनों डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। समझ में नहीं आया है तो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि C1 और C5 के बीच में रिएक्शन होना है। तो ये था हमारे पास डाउट्स। सेकंड हमारे पास था न्यूक्लिक एसिड की, सॉरी एमिनो एसिड्स की हम बात कर रहे थे। एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन कर लिया था हमने। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? एमिनो एसिड जो होता है वो क्या होगा? वाटर सॉल्युबल होगा। रीजन क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी होता है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएट फॉर्म में होता है। अगर इसको वाटर में सॉल्युबल करें तो जब वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो उस केस के अंदर ये एमिनो एसिड है, जब वाटर में सॉल्युबल किया मैंने तो कार्बोक्सिल ग्रुप H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और NH2 ग्रुप्स को एक्सेप्ट कर लेगा। देन फॉर्म NH3 पॉजिटिव एंड C डबल बॉन्ड को नेगेटिव, यानी नेगेटिव आयन और पॉजिटिव मिल गए, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये जो हमारे पास आयन है डबल आयन बन गया, अपने पास पोलर आयन बन गया, दैट्स कॉल्ड ज्विटर आयन। तो एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत इजीली ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्विटर आयन का फॉर्मेशन जो है वो बड़ा आराम से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड जो है उसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और NH2 ग्रुप प्रोटॉन को गेन करेगा। देन फॉर्म डबल आयंस और डाइपोलर आयन का फॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड ज्विटर आयन। अब यहाँ पर ज्विटर आयन है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ज्विटर आयन जो है उसको अगर वाटर की बात करें, वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर ज्विटर आयन में कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा और जो हमारे पास अमोनियम आयन है वो एसिडिक कैरेक्टर शो। कैसे देखो भाई, अगर वाटर सॉल्यूशन की बात करें तो प्रोटॉन रिलीज कौन करेगा? NH3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ज्विटर आयन।
और कार्बोक्सिलेट क्या करेगा, प्रोटॉन को गेन करेगा। ये क्या शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अमोनियम आयन एसिडिक कैरेक्टर और कार्बोक्सिलिक आयन जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। कब, जब हम अमीनो एसिड्स को वाटर में सॉल्युबल करें। तो सॉल्युबल फॉर्म में ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होगा और ज्यूटर आयन में NH3 पॉजिटिव आयन एसिडिक नेचर के लिए रिस्पांसिबल है और कार्बोक्सिलिक आयन बेसिक नेचर के लिए रिस्पांसिबल है। ठीक है, हर पॉइंट हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड्स। अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें, आई थिंक शायद ये हमारे पास बुक में नहीं मिलेगा, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है उसकी डेफिनेशन नोट करें। डेफिनेशन क्या आएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का, द पीएच और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन at which a particular amino acid does not migrate under the influence of an electric field called isoelectric point। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन सबके लिए यूनिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, ऐसी पीएच वैल्यू है सॉल्यूशन की, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिस पर कितना भी हम करंट अप्लाई कर दें, वोल्टेज अप्लाई कर दें, लेकिन जो एमिनो एसिड है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा। नॉर्मली हमने क्या कहा कि अगर मेरे पास एसिडिक एमिनो एसिड है या बेसिक एमिनो एसिड है तो उसके इसमें ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है ना, तो किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। द पीएच value of solution at which a particular amino acid does not migrate under the influence of an electric field called isoelectric point। करंट लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, लेकिन एमिनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा, दैट्स कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, पीएच वैल्यू है सॉल्यूशन का, पीएच वैल्यू है जिसमें कितना भी करंट अप्लाई कर दो, कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर दो, लेकिन जो एमिनो एसिड है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा, दैट्स कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी एमिनो एसिड्स के लिए यूनिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू होती है जो सबके लिए डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना हम लोगों को आइसोइलेक्ट्रिक। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, ज्यूटर आयन और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो डेफिनेशंस हैं डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स क्या है, यहाँ पर जब मैंने एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक टर्मिनल पे तो क्या आ गया NH2 और सेकंड टर्मिनल पे क्या है कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल ग्रुप टर्मिनल जो होता है उसको हम बोलते हैं C टर्मिनल और एमिनो ग्रुप जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम N टर्मिनल, ठीक है। सपोज करो दो एमिनो एसिड्स हैं, तो एमिनो एसिड्स रिएक्ट कैसे करते हैं, ये NH2 ग्रुप, देन CHR, C डबल बॉन्ड OH, सेकंड एमिनो ग्रुप NH2 CHR, C डबल OH। तो एमिनो एसिड जो है वो जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट कैसे करेंगे, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला इसको कंडेंसेशन पॉलीमर बोला था या कंडेंस्ड पॉलीमर बोला था। रीजन, तो कंडेंस्ड पॉलीमर के अंदर जब पॉलीमराइजेशन होता है तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होता है। H2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, प्रोडक्ट क्या बना NH2 CHR, C डबल बॉन्ड O, NH CHR, C डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। तो यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो उस केस में एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, C डबल बॉन्ड O NH, दैट्स कॉल्ड एमाइड बॉन्ड। और एमाइड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। If two amino acids react with each other, then
amino group of one amino acid and carboxyl group of second amino acids react to each other and eliminate water molecule, then form peptide bond. ठीक है, then form peptide bond. तो C double bond O NH, ये जो bond है इसको हमने क्या कहा, peptide bond. If two amino acids react and form peptide bond, then the structure is called dipeptide. तो ये जो structure है इसको क्या बोलेंगे हम, dipeptide. Reason, two amino acids, three amino acids आपस में linkage करेंगे, then tripeptide. फोर होगा तो tetrapeptide, फाइव है तो pentapeptide, और more than 100 आ जाए then polypeptide. और जो polypeptides होते हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स. ठीक है, polypeptide, polypeptides called protein. It means अपने पास more than 100 amino acids जो होते हैं वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, कनेक्ट हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड सीरीज बनाता है, दैट्स कॉल्ड प्रोटीन. अब यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड सीरीज बनती है उसका नेमिंग कैसे करें? तो देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के अंदर एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे का एमिनो ग्रुप रिएक्ट करता है. ठीक है, रिएक्ट करने के बाद पेप्टाइड का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ये जो डाइपेप्टाइड है इसमें एक टर्मिनल पे कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है और दूसरे टर्मिनल पे एमिनो ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, दैट्स कॉल्ड सी टर्मिनल, और जिसमें एमिनो ग्रुप फ्री है उसको क्या बोलेंगे हम, एन टर्मिनल. अब यहाँ पर जो पेप्टाइड लिंकेज हो गया, सपोज करो मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूँ. ये मेरे पास आ गया NH2 CHR C double bond O NH CHR C double bond O NH CHR और C double bond O. सपोज करो ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड सीरीज है. ये फर्स्ट एमिनो एसिड को मैंने लिख दिया ग्लाइसिन, सेकंड सपोज करो मेरे पास है एलेनिन, और थर्ड क्या है मेरे पास, वैलिन. ये एमिनो एसिड जो है वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंकेज किया हुआ है बॉन्डिंग में. अभी जो बॉन्डिंग में इसमें ये NH2 ग्रुप भी है, ये क्या हो गया N टर्मिनल, और ये क्या है अपने पास C टर्मिनल. तो जब पेप्टाइड चेन का हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग हमेशा N टर्मिनल टू C टर्मिनल होता है, लेफ्ट टू राइट नेमिंग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, N टू C, N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ नेमिंग स्टार्ट करेंगे. नेमिंग में क्या करेंगे, जो हमारे पास एमिनो एसिड्स हैं उनका नेम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ग्लाइसिन, ठीक है, एलेनिन और वैलिन. तो यहाँ क्या कहते हैं, जो C टर्मिनल पे जो लास्ट एमिनो एसिड है, ठीक है, C टर्मिनल का जो लास्ट एमिनो एसिड्स है उसका जो नेमिंग है, और जो उससे पहले हमारे पास एमिनो एसिड्स थे उनका जो नेमिंग होता है उसमें कुछ चेंज हो जाता है. ठीक है, चेंज क्या करना है अपने पास, केवल नेमिंग में चेंज होता है. एन टर्मिनल पे जो हमारे पास एमिनो एसिड्स हैं उनके नेम में क्या होता है, ग्लाइसिन, एलेनिन ऐसे बोलते हैं. तो उनका इन जो होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इल से. फॉर एग्जांपल ग्लाइसिल, ग्लाइसिन की जगह बोलेंगे आप ग्लाइसिल, एलेनिन, एलेनिन, एलेनिन. ठीक है, एलेनिन था तो एलेनिन से क्या बन गया, एलेनिल, ग्लाइसिन, एलेनिल, और जो C टर्मिनल पे जो लास्ट एमिनो एसिड है उसका नेम में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा वैलिन. जब पेप्टाइड चेन का नेमिंग करेंगे तो N टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे C टर्मिनल की तरफ. C टर्मिनल पे जो लास्ट एमिनो एसिड है उसके नेम में कोई चेंज नहीं होगा, उसका नेम एज इट इज वैलिन लिखेंगे. और बाकी जो एमिनो एसिड्स हैं उनके नेमिंग में इन की जगह क्या जाएगा, इल, ग्लाइसिल, एलेनिल, वैलिन. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड्स थे उनमें तो क्या हुआ, इनकी जगह इल आ गया, और जो लास्ट था वो क्या रह गया, एज इट इज. हो सकता है अपने पास यहाँ पर और कोई एमिनो एसिड, ग्लूटामीन तो ग्लूटामीन हो जाता अपने पास. ठीक है, मैंने कहा ल्यूसीन तो ल्यूसिल हो जाता, आइसोल्यूसिन आइसोल्यूसी हो जाता. ठीक है, तो जितने भी एमिनो एसिड्स हैं उनके नेम के अंदर जो इन होता है उसको रिप्लेस करता है इल से.
केवल सी टर्मिनल में जो अमीनो एसिड है उसका नेम एज इट इज रहेगा वेलिन, बाकी सबके नेम के अंदर सफिक्स चेंज हो जाएगा, इन की जगह क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। तो ये था हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन और उसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन का नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम अलग अलग फेज के अंदर स्टडी करते हैं। अलग अलग फेज में कैसे कि हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसकी स्ट्रक्चर को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी 4 स्टेज के अंदर उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। जिसमें अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है आप लोगों सबको पता है, उसमें स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जिसमें हम केवल क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स के ऑर्डर को डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स और उनके ऑर्डर को डिसाइड करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। एक होता है हमारे पास अल्फा हेलिक्स और सेकंड होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, जिसमें एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, जिससे हमारे पास 2 टाइप्स की सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। और जो थर्ड हमारे पास है टर्शियरी स्ट्रक्चर, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें बहुत सारे जो है फोल्डिंग हो जाती है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।